अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम टीएलपी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज़ लेसन प्लानिंग। इससे पहले हम 2-3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं और वो हम सीक्वेंस से आ रहे हैं, जिसमें नीड असेसमेंट पढ़ा, ऑब्जेक्टिव और गोल्स के बारे में पढ़ा। अब हम लेसन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे और इसमें हम सारा जो ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे या जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे वो आपको यहाँ पे बताई गई हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले लेसन प्लान क्या चीज़ है, तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये एक डॉक्यूमेंट है that provides the blueprint for the teaching session। यानी कि ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, एक ऐसी चीज़ है जो आप टीचिंग सेशन देने जा रहे हो उसके मुकाबले में या उसके मुताबिक जो है ये इस कोई इंफॉर्मेशन उसके ऊपर मौजूद होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई टीचर क्लास में आता है तो वो पीपीटी से पढ़ाता है, मतलब उसके साथ पीपीटी होती है, पीपीटी उसने बनाई होती है। ठीक है, तो ये जो एक एक डॉक्यूमेंट है, एक ब्लूप्रिंट है, इसको हम लेसन प्लान कह सकते हैं। उसमें पहले से जो है वो उन्होंने सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, या फिर अगर उससे भी पहले आप देखें तो जब एक एक सेमेस्टर या फिर एक क्लास की शुरुआत होती है तो सबसे पहले आपको वो लेसन प्लान बताया जाता है कि ये जो हमारा 6 महीने का या फिर 1 साल का जो टाइम है, इसमें हम क्या-क्या चीज़ें करेंगे। पूरा लेसन जो है वो हम किस तरीके से कवर करेंगे और किस तरीके से आपने उसको प्लान किया हो। ठीक है, इसको हम लेसन प्लान कहते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे कि नेसेसरी इन्फॉर्मेशन सारा सब कुछ उसके ऊपर मौजूद होता है कि टीचर और जो नर्स होगा या फिर जो नर्स और जो उसका पेशेंट होगा, जो भी, या टीचर और स्टूडेंट्स होंगे। ठीक है, तो इनके दरमियान किस तरीके से ये पूरा टीचिंग सेशन होगा, किस तरीके से ये पूरा लेसन होगा। ठीक है, और क्या-क्या उनको बताया जाएगा, किस-किस तरीके से उन्होंने अमल करना है। ये सारा लेसन प्लान के ऊपर मौजूद होता है और इसके जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इन्फॉर्मेशन इसके ऊपर, जैसे कि लर्न एंड एनालाइसिस, यानी कि आपको पता हो कि मेरे स्टूडेंट्स या जिसको मैं बताने वाला हूँ वो कौन है, कंटेक्स्ट आपका क्या है, टॉपिक क्या है। ठीक है, आपका टॉपिक उन लोगों के साथ मैच हो रहा है, नहीं हो रहा, आप उनके लिए सही है, नहीं सही। आपके ऑब्जेक्टिव्स, जो बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े थे। ठीक है, कि ऐसे ऑब्जेक्टिव्स जो कि अचीवेबल हो, सही हो, उस पे काम किया जा सकता हो। ठीक है, इसके अलावा सीक्वेंस ऑफ कंटेंट यानी कि तरतीब क्या है। आप ऐसी कोई चीज़ जो बाद में बतानी चाहिए आप पहले बताओ, या जो पहले बताने वाली चीज़ आप बाद में बताओ, तो कन्फ्यूजन होगी। तो फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। ठीक है, वो सारा सब कुछ उसके ऊपर मौजूद होता है आपके लेसन प्लान के ऊपर। इसके अलावा फॉर्मेट, स्ट्रेटजीज, मीडिया, इवोल्यूशन, ये वही बात के फॉर्मेट और स्ट्रेटजी का तो मतलब एक ही है कि किस तरीक़ाकार को आप अपनाते हो, किस तरीके से आप सिखाने जा रहे हो। आप वन बाय वन या पूरा एज़ अ होल क्लास या एक मल्टीमीडिया के ज़रिए सिखा रहे हो, जैसे कि मीडिया इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, आपका तरीका, आपकी स्ट्रेटजी क्या है, और इवोल्यूशन। जब आप ये सब कर लोगे, आप एक टीचिंग सेशन कंडक्ट कर लोगे, उसके बाद उसका नतीजा क्या आएगा, उसका इवोल्यूशन, यानी कि वो बात स्टूडेंट्स को, मरीज़ों को, लोगों को समझ आ गई या नहीं आ गई। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपके लेसन प्लान में शामिल होती है। अच्छा जी, उसके बाद स्टेप आता है इम्प्लीमेंटेशन का, और इम्प्लीमेंटेशन में हमें पता है कि ये एक एक्चुअली अप्लाइंग फेज़ होता है कि आप ज जो भी आपने प्लान बनाया होता है, जो भी आप टीचिंग सेशन कंडक्ट करने जा रहे हो, तो जब आप कंडक्ट कर रहे हो, उसी टाइम जब आप कोई काम कर रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसको हम इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं और ये वही फेज़ होता है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ों का आपने ख़्याल रखना होता है, जैसे कि आप माहौल के मुताबिक अपने आप को एडॉप्ट करोगे, कंडीशंस को देख के आपकी टीचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव, असरअंदाज हो सकती है। ठीक है, अब इसमें क्या-क्या चीज़ आप देखोगे, लर्निंग एनवायरनमेंट, कि एक एनवायरनमेंट है सीखने का या नहीं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप क्लास में जा रहे हो, क्लास में बेसिक जो बुनियादी चीज़ें हैं, जैसे कि चेयर्स नहीं है या पंखे नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। ठीक है, या बच्चे शोर कर रहे हैं, एनवायरनमेंट इस तरीके से नहीं बन रहा, तो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। या अगर आप किसी मरीज़ को बता रहे हो, तो मरीज़ के आस-पास शोर बहुत है, उसको कोई सिक्योरिटी, प्राइवेसी नहीं है। ठीक है, या वो ऐसी कंडीशन में नहीं है कि वो आपकी बात सुन सके, तो ये सारी चीज़ें पेशेंट कंडीशन जैसे कि इसमें लिखा हुआ है। इसके अलावा नर्सिंग टीचिंग स्किल्स, इसके अलावा ये आपके टीचिंग स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छा उसको समझा रहे हो, कितना अच्छा पढ़ा रहे हो। जैसे टीचिंग स्किल हर
टीचर के होते हैं, ठीक है। और इसके अलावा नर्सेज एंड पेशेंट्स कम्युनिकेशन स्किल्स, और आप दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन क्या है, यानी कि आप जो बात बता रहे हो या जो ज़बान बोल रहे हो उसको समझ आ रही है नहीं आ रही, ठीक है। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स भी होने चाहिए। इसके अलावा आप एवॉल्यूशन पे आते हो, तो एवॉल्यूशन में आप क्या करते हो, अपने टीचिंग का इफ़ेक्टिवनेस देखते हो, उसका रिज़ल्ट देखते हो कि आपने जो बात उसको बताई है, कितनी तरह उसको समझ आई, कितनी समझ आई है, ठीक है। तो ये हम 2 कंसर्न्स इसमें देखते हैं, यानी कि 2 मेजर टाइप्स होते हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले होता है लर्नर इवैल्यूएशन। लर्नर इवैल्यूएशन मतलब ये कि जो चीज़ आप मरीज़ को या किसी स्टूडेंट को सिखाना चाह रहे थे, वो उसको समझ आई या नहीं आई, ठीक है। अगर हम मरीज़ ले लें, तो मरीज़ को आप ब्लड प्रेशर पे कोई बात बताना चाह रहे हो और आपने पूरा सब कुछ बता दिया, उसके बाद आप पूछते हो, देखते हो कि उसको वो बात समझ आई या नहीं आई, ठीक है। तो ये लर्नर इवैल्यूएशन होता है, ठीक है। दूसरा इवैल्यूएशन होता है टीचिंग इवैल्यूएशन, जिसमें आपकी टीचिंग के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि आपने सही तरीके से पढ़ाया, वो मैनर सही था या नहीं था, ठीक है। अगर आपने किसी ऐसे मतलब इफ़ेक्टिव वे में नहीं पढ़ाया होगा, तो ज़ाहिर-सी बात है वो पेशेंट को या बच्चों को समझ चीज़ नहीं आएगी। तो ये इवैल्यूएशन हम 2 तरीके से देखते हैं कि या तो स्टूडेंट्स का मसला, पेशेंट्स का मसला या फिर टीचिंग का मसला। अच्छा जी, इसके अलावा अगर आप देखोगे लेसन प्लानिंग गाइड, तो इसमें जैसे कि वी प्रोवाइड अ शॉर्ट समरी व्हाइल प्लानिंग अ लेसन, यानी कि जब भी आप कोई लेसन प्लान करते हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आपके पास एक शॉर्ट समरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मैं क्या बताऊँगा, क्या बोलूँगा, ठीक है? तो आपके पास ये सारी कैटेगरीज़ और ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जिस तरह हमने पिछली वीडियो में बात की थी गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स का पता होना चाहिए, जिसमें सबसे पहले ब्रॉड ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स, यानी कि जो चीज़ आप बता रहे हो, जो कोर्स आप करवा रहे हो या व्हाटएवर जो भी आपका टॉपिक होगा, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, उसका मकसद क्या है, ठीक है? और जो उसमें आप पर्टिकुलर लेसन फॉर एग्ज़ाम्पल आप समझ लो कि हम टीचिंग एंड लर्निंग प्लानिंग या प्रिंसिपल्स पढ़ रहे हैं, ये पूरा एक कोर्स है। अब इसके ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स यानी इस पूरे कोर्स का मतलब क्या है कि हमें मरीज़ों का हमें टीचिंग और लर्निंग का जो है वो प्रिंसिपल्स पता चल सके कि किस तरह पढ़ाना है, किस तरह चीज़ें बतानी है, ठीक है? किस तरह उनको समझाना है, ये पूरे कोर्स का मतलब है। फिर में इसमें हम क्या करते हैं, पर्टिकुलर छोटे-छोटे से लेसन्स बनाते हैं, जैसे हमने बात की थी नीड्स असेसमेंट पे, हमने बात की थी हेल्थ एजुकेशन पे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स पे, अभी हम बात कर रहे हैं लेसन एंड प्लानिंग पे, तो ये अलग-अलग लेसन्स है। फिर इस अलग-अलग लेसन का अपना एक पर्टिकुलर गोल होता है। जैसे कि अभी हम पढ़ रहे हैं लेसन प्लानिंग, तो इसमें हम ये देखते हैं कि एक लेसन जब हम किसी को देने जा रहे होते हैं, तो उससे पहले हमने क्या करना है, किस तरह उसको प्लान करना है। हमने नीड्स असेसमेंट पढ़ा था, तो इसमें हमने ये बात की थी कि जब हम किसी को हेल्थ एजुकेशन दे रहे हैं किसी किसी नीड के ऊपर, तो पहले हमें उसके नीड का पता हो कि ये क्या किस बात के ऊपर मैं उसको हेल्थ एजुकेशन देने जा रहा हूँ, ठीक है? तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं और टीचर के लिए भी ये चीज़ें जानना बहुत इम्पोर्टेंट होती है, ठीक है? नंबर 3 व्हाट स्टूडेंट शुड बी एबल टू अचीव आफ्टर द लेसन। ये हर बार यही बात आती है कि आप जब टीचिंग सेशन कंडक्ट करवाओगे, तो उसके बाद स्टूडेंट्स का क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, क्या-क्या चीज़ें उनको समझ आनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ऑब्जेक्टिव्स विद इन द लेसन। ऑब्जेक्टिव्स हमें पता है कि जो चीज़ें आप स्टूडेंट्स को समझाने जा रहे हो, तो आप उनको डिफ़ाइन करवाओ कि ये चीज़ें हैं, ये नॉलेज है, ये स्किल्स है। आप इसको डेमोंस्ट्रेट कर पाओगे, इसको समझ पाओगे जब मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊँगा, पढ़ाऊँगा, ठीक है? तो इसके बाद आपको मैं मतलब एक टेस्ट लूँगा या फिर इसी तरीके से आपसे डेमोंस्ट्रेट करवाऊँगा, तो पता चलेगा कि आपको कितना समझ आया है। तो ये आपके ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लेसन होते हैं, ठीक है? अच्छा जी, इसके अलावा प्री रिक्विसाइट्स हर वो चीज़, जैसे प्री का मतलब हम लेते हैं ना बिफ़ोर, हर वो चीज़ जो आपको एक टीचिंग सेशन से पहले चाहिए या आपको उसके दौरान चाहिए, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें आपको पहले से आपके पास मैनेज होनी चाहिए। कुछ मटीरियल जैसे कि आपके पास कुछ-कुछ किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन-सी चीज़ आपके पास है या कौन-सी चीज़ें आपने प्रिपेयर करवानी है, ठीक है? एक लिस्ट बनाएँगे आप, एक बिब्लियोग्राम बनाएँगे। बिब्लियोग्राफ़ी या बिब्लियोग्राम जो होता है, ये एक लिस्ट टाइप चीज़ को कहते हैं। आप चेक्स बनाते हो, क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या नहीं है, ठीक है? इसके अलावा लेसन डिस्क्रिप्शन में आप जो है वो
फोकस ऑफ द लेसन उस पे बात करेंगे, और जो भी चीज़ें आप उनको टीचर्स को बताएंगे उसके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं लेसन प्रोसीजर पे। तो इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम देखते हैं, जैसे इंट्रोडक्शन करवाते हैं। सबसे पहले आप जाओगे तो आपका जो भी आइडियाज़ और जो भी आपका ऑब्जेक्टिव्स टॉपिक्स होंगे, सबसे पहले आप वो बताओगे, ताकि स्टूडेंट्स के मोटिवेशंस और उनके अटेंशन आपके ऊपर आ जाए। ठीक है, यानी आप स्टूडेंट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवाएंगे, मुतवज्जे करवाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप मेन एक्टिविटी में हम देखते हैं कि आपका जो जो मेन टॉपिक होगा, जो एक्सप्लेनेशन और डेमोंस्ट्रेशन का काम होगा या डिस्कशन का जो काम होगा, ठीक है, वो आप करेंगे। इसके अलावा क्लोजर या फिर कंक्लूजन। क्लोजर में हम क्या करते हैं, आइडियाज़ को क्लोज करते हैं, अपना टॉपिक ख़त्म करते हैं, सेशन ख़त्म करते हैं। ठीक है, और स्टूडेंट से फीडबैक लेते हैं कि आपको ये चीज़ कितनी समझ आई है। अच्छा जी, इसके अलावा असेसमेंट और इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं, डिफाइन हाउ यू विल असेस स्टूडेंट्स लर्निंग। यानी कि आप वही बात, जो चीज़ आपने बताई, अब आप उसको इवैल्यूएट करो, असेस करो, देखो कि उनको कितना समझ आया, और जो भी आपने प्रैक्टिस करवाई है या व्हाटएवर जो भी आपका मेन मकसद था, वो चीज़ उनको कितनी समझ आई है, कितना उसके ऊपर इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। ये आपके पास एक स्टूडेंट्स या लेसन प्लानिंग का एक डायग्राम या एक टेबल बनाया गया है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं। ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, कंटेंट आउटलाइन होता है। ठीक है, जैसे ऑब्जेक्टिव्स में आप देखेंगे कि फॉलोइंग अ 20 मिनट सेशन द स्टूडेंट्स या द पेशेंट्स विल बी एबल टू, ये आपका मेन हेडिंग होगा। फिर आप एक एक ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव नंबर 1 आपका होगा, आइडेंटिफाई 5 साइट्स ऑफ फॉर इंसुलिन इंजेक्शन विद 100% एक्यूरेसी। ठीक है, क्या आप उनको 5 चीज़ें बताओगे, कि 5 साइट्स बताओगे जहाँ पे आप इंसुलिन का इंजेक्शन 100% सही तरीके से लगा सकते हो। अब ये एक उनका दिमाग लगाने वाला काम है, मतलब उनके इसमें उनका दिमाग यूज़ होगा, तो ये कॉग्निटिव वो कॉग्निटिव डोमेन में बात चली जाती है। ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, वैसे कॉग्निटिव डोमेन का सवाल आपसे पूछा जा सकता है। और साइकोमोटर और अफेक्टिव डोमेन हमने 3 पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव और गोल्स वाले चैप्टर में। नहीं देखी वो वीडियो तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सवालात पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा आपका कंटेंट आउटलाइन, यानी कि आप क्या 5 वही बताओगे, एनाटॉमिकल साइट्स बताओगे। और मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन क्या होगा कि 1:1 यानी कि 1:1 आप डिस्कशन करेंगे। ठीक है, एक एक बंदे को बताएंगे। टाइम आप एक एक बंदे को 20 मिनट दोगे। रिसोर्सेज आपका होगा एनाटॉमिकल चार्ट, यानी आपके पास एक चार्ट होगा, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। और मेथड ऑफ एवाल्यूएशन क्या होगा, यानी आप उनका नतीजा कैसे निकालोगे, उसको टेस्ट करवाने के बाद। ठीक है, ये आपको दूसरा बताया गया है कि डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉपर टेक्निक्स अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर फॉर ड्राइंग अप इंसुलिन फ्रॉम मल्टी डोज वाइल। ठीक है, यानी कि आप इंसुलिन कैसे निकाल सकते हैं। अब ये साइकोमोटर है, यानी कि उसमें उनकी स्किल्स यूज़ होंगे। ठीक है, दूसरा गिव इंसुलिन टू सेल्फ एनाथाई एरिया विद 100% एक्यूरेसी। जब आपने उनको कोई चीज़, कोई एनाटॉमिकल लोकेशन बताई, तो फिर आप वहाँ पे इंजेक्ट कैसे कर सकते हो। ये कुछ चीज़ें जो कि उनके साइकोमोटर स्किल्स है, यानी कि दिमाग लगाने वाले, या फिर आप कह सकते हो कि जो उनके स्किल्स वहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें फिर उसमें भी वही सब कुछ आपको बताया गया है। 5 मिनट 10 मिनट का टाइम, और ऑब्जर्वेशन करोगे, और ये सारी, तो ये आपके देखने की चीज़। आपको मेनली सवाल का ऑब्जेक्टिव का पता होना चाहिए कि ये इफेक्टिव है, कॉग्निटिव है, या फिर साइकोमोटर है। ठीक है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेस एनी कंसर्न्स अबाउट सेल्फ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन। अब उनके फीलिंग्स क्या है कि वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। ठीक है, और कितना उनको जो है वो समझ आता है, कितना समझ नहीं आता, उनके फीलिंग्स उस हवाले से क्या है। तो ये इफ़ेक्टिव डोमेन में आता है। अच्छा जी, अब इन सब का पर्पस क्या होता है, तो जैसे कि क्या हुआ है, इट कीप्स द टीचर ऑन द ट्रैक। यानी कि आपको पता हो, जब आपको आपका पर्पस पता हो, तो आप एक एक ट्रैक पे होते हो, आपको पता होता है कि मैंने क्या बात करनी है। ठीक है, तो एक रास्ते पे आप चल रहे हो, इधर उधर नहीं जाते हो कि 1 मिनट में आप एक बात कर रहे हो
और 2 मिनट बाद आप कोई दूसरी बात कर रहे हो, फिर तीसरी बात कर रहे हो, तो आप खुद एक टॉपिक पे नहीं रहते। तो आपका पर्पस जब आपको पता होगा तो आप एक ट्रैक पे रहेंगे, ठीक है? आपका जो है वो प्रोग्रेस चलता जाएगा, ठीक है? जो भी आपका लेसन होगा आप उसमें प्रोग्रेस करते जाओगे और आउटकम जो होगा, जो भी आपके टीचिंग सेशन का नतीजा होगा वो अच्छा आएगा जब आप एक टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, ठीक है? और ये एक टीचर के अंदर कॉन्फिडेंस डालती है ये चीज़, यानी कि जब आपको पता हो, आपको आपका टॉपिक, आपका पर्पस पता हो, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस होता है कि मैंने किस चीज़ के ऊपर बात करनी है। इधर-उधर आप भटकते जाओगे तो आपका पर्पस मतलब ख़राब हो जाता है और आप उस टॉपिक के ऊपर बात नहीं कर पाते हो, ठीक है? इसके अलावा पर्पस में लिखा हुआ है इट एनकरेजेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड एक्टिविटीज़। वही बात कि आप ऑर्गेनाइज वे में चलते हो, एक तरतीब से चलते हो, ठीक है? प्रिवेंट्स हैप-हैज़र्ड टीचिंग। हैप-हैज़र्ड टीचिंग का मतलब होता है अनप्लान्ड चीज़ें होना, अनप्लान्ड चीज़ें करना। आपने पहले डिसाइड ही नहीं किया था, आपको पता ही नहीं है, आप अपने प्लान से हट जाते हो, पर्पस से हट जाते हो, ठीक है? उस टाइम जो है आप बहुत सारे ऐसे गलतियाँ करते हो, कभी आपको किसी चीज़ के ऊपर इतना कमांड नहीं होता और आप उस चीज़ में एंटर होते हो। फिर अगर स्टूडेंट्स या पेशेंट सवाल पूछे तो आपको ज़्यादा नहीं पता होता है, आपको जवाब नहीं आता, तो ये हैप-हैज़र्ड टीचिंग कहलाता है, ठीक है? तो इस चीज़ को भी प्रिवेंट करता है जब आपको आपका पर्पस पता हो। अच्छा जी, इसके अलावा अवॉइड रिपीटिशन यानी कि कोई भी बात बार-बार रिपीट नहीं करनी। और क्योंकि जब आप कोई बात बार-बार रिपीट करेंगे तो उसकी वजह से जो वाइटल इन्फॉर्मेशन है, यानी कि जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो 100% इम्पोर्टेंट है और आपने पेशेंट्स को, बच्चों को बतानी है, ठीक है? वो चीज़ें अक्सर साइड वाइज़ हो जाती है, आप नहीं बता पाते हो, आप भूल जाते हो क्योंकि आप एक अलग रास्ते में, एक अलग सिचुएशन में चले जाते हो, ठीक है? तो इस तरह का जो है आप रिपिटिशन अवॉइड करें। आप वाइटल इन्फॉर्मेशन जो होंगे, जो वाइटल पॉइंट्स होंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होंगे, उसके ऊपर आप ज़्यादा ज़ोर दें, ठीक है? इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर इवैल्यूएशन। और जब आप ये चीज़ें नहीं करोगे, आप एक ट्रैक पे चलोगे तो इवैल्यूएशन जो होगा आपका, आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा, इसके अलावा आपको बताया गया है प्री रिक्विसाइट्स फॉर गुड लेसन प्लानिंग। तो इसमें वही बात कि आप जब लेसन प्लान करते हो तो आपको पहले क्या-क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो इंश्योर एक्टिव लर्निंग पार्टिसिपेशन ड्यूरिंग अ क्लास। आपके जो लर्नर्स होंगे, जो स्टूडेंट्स होंगे, ये बात आपने इंश्योर करनी है, बिल्कुल पक्की करनी है कि वो आपके बात को सुने, वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, ठीक है? आपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करवाना है, उनका इंटरेस्ट आपने मेंटेन करना है ताकि वो आपकी बात को सुनते रहें, ठीक है? बोर ना हो। देयर शुड बी वैरायटी इन इनोवेशन एंड टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। आपके प्रेजेंटेशन में कुछ अलग होना चाहिए, कुछ इनोवेशंस, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके स्टूडेंट्स को अपने साथ एंगेज रखे, ठीक है? इसके अलावा जब आप ऑब्जेक्टिव्स बनाते हो तो ऑब्जेक्टिव आपका, यानी कि आपके जो भी टॉपिक्स हैं, एक्चुअली ऑब्जेक्टिव्स उन्हीं से बनते हैं। आपके जो भी टॉपिक्स और सब टॉपिक्स होंगे टीचिंग प्लान के, उनको आप लर्निंग ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करते हो। वो जनरली यानी कि ओवरऑल या किसी एक बात स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव भी हो सकते हैं। और वही बात के ऑब्जेक्टिव आपके बिहेवियरल होने चाहिए, सही होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। ऐसी कोई बात ना हो जो इम्पॉसिबल हो, आपने उसको ऑब्जेक्टिव में डाल दी हो, ठीक है? इसके अलावा टाइम लिमिट शुड बी सेट फॉर अटेनिंग ईच ऑब्जेक्टिव एंड इट शुड बी इंक्लूड इन द लेसन प्लान। वही बात के ऑब्जेक्टिव जो है उसके लिए एक टाइम लिमिट होना चाहिए। आपकी बात, आपके ऑब्जेक्टिव्स टाइमली मैनेज होने चाहिए, ठीक है? आपके लेसन प्लानिंग में जब आप शामिल करते हो उसको। और टीचर शुड रिलेट लेसन प्लान विद द प्रीवियस क्लास। जो भी टीचर होगा, जो भी, फॉर एग्जांपल आप टीचर है तो आपने जो पिछली क्लास ली थी, आप इस वाले ऑब्जेक्टिव को उसके साथ रिलेट करोगे, उसके साथ उनका एक रिलेशन बनाओगे ताकि स्टूडेंट्स को वो गैप पता हो, ठीक है? कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, या ये उस टॉपिक से रिलेटेड बात चल रही है, ठीक है? या कोई क्वेश्चंस हो, कोई इस तरह की उनकी क्वेरीज हो, तो आप उन चीज़ों को स्टिमुलेट करें, ठीक है? उनको आप, यानी कि उनके जहन में वो बात डाल दें, ठीक है? अच्छा जी, अब ये वही बात कि आप स्टूडेंट्स के लिए जो भी आप कंटेंट सर्च करने जा रहे हो, प्रिपेयर करने जा रहे हो, तो ये उनके लेवल और उनके नॉलेज के मुताबिक होना चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल मैट्रिक के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और कंटेंट आपका बीएस या फिर कोई अदर लेवल का है, ठीक है, तो वो मैच नहीं कर पाती वो चीज़ और आपके स्टूडेंट्स एक कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं। तो इसी के साथ आप टीचिंग एंड लर्निंग एक्टिविटीज़ करवाओगे। टाइप्स ऑफ टीचिंग मटेरियल, उसमें फिर आप असाइनमेंट दे सकते हो, इवैल्यूएशन निकाल सकते हो, ठीक है, बच्चों के। इसमें हम वही बात के इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कंपैरिजन और एसोसिएशन, वही बात जो मैंने आपको बताई कि पिछले और आगे वाले टॉपिक्स को आप कंपेयर करते हो, एसोसिएट करते हो, उनके मुताबिक एक रिलेशन बनाते हो, जनरली उनको जो है आप सबको अप्लाई करते हो सबके ऊपर, ठीक है, यानी कि सबको वो चीज़ जनरली बताते हो एक आम तौर पर, फिर उसकी एक समरी आप बताते हो या निकालते हो, ठीक है। तो ये आपका जो इंट्रोडक्शन पेज होता है, ठीक है। इसके अलावा आपके जो लेसन प्लान के एलिमेंट्स होंगे, तो वो आपके जैसे कि मटेरियल आपको चाहिए तो आप उसमें यानी कि इवैल्यूएशन निकाल सकते हो, ठीक है, उसका नतीजा क्या निकाल सकते हो, कितनी बात समझ आई है स्टूडेंट्स को, रेफरेंसेस डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। इसके अलावा एसेंशियल्स फॉर प्रेजेंटेशन, ये तो आप खुद भी पढ़ सकते हो कि क्या क्या चीज़ें हैं, इसमें ज़्यादा कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है कि आपके जो यानी कि सब्जेक्ट होंगे वो वेल प्लान्ड होंगे, वेल प्रिपेयर्ड और वेल रिटन होने चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके टीचिंग में कॉन्फिडेंस हो। इसके अलावा बी वेरी क्लियर अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग, जो भी आप चीज़ बताने जा रहे हो तो उसके बारे में आपको खुद पहले पता हो, ठीक है, आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफिकली रिलेट वेरियस लर्निंग एक्टिविटीज़ टू रिलेवेंट ऑब्जेक्टिव, आप ऑब्जेक्टिव के साथ बाकी चीज़ें भी कनेक्ट कर सकते हो अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह। इनकॉर्पोरेट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इन इवैल्यूएशन ऑफ द क्लास, वही बात जो आपके स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होंगे उनको आप स्पेसिफिकली यानी कि ख़ास तौर पर अप्लाई करेंगे, ठीक है। इसके अलावा वही बात कि आपका ब्लैक बोर्ड हो या वाइट बोर्ड हो, बिल्कुल साफ हो, अगर आप कोई फिगर कोई चार्ट वगैरह दिखा रहे हैं वो बिल्कुल विजिबल हो, एक्सप्रेसिव हो, प्रॉपर हो, ठीक है। ये आपको वो ज़रूरी चीज़ें बताई जा रही है जो कि इम्पोर्टेंट हो सकती है। और अगर आपके इस लेसन को सेक्शंस में डिवाइड किया गया है तो आखिर में आप उस सेक्शंस को समराइज करो, रिवीजन करवाओ, ठीक है। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स के जहन में क्वेश्चंस डाल सकते हैं, अगर वो करेंगे तो अच्छी बात है, ना करें तो आप उनके जहन में डाल सकते हैं क्वेश्चंस, और आप उनको जो है जो भी उनके डाउट्स होंगे, मिस्टेक्स होंगे, मसले होंगे, आप उनको क्लियर करें, ठीक है, मिस्टेक्स को करेक्ट करें और उनको जो है सेल्फ लर्निंग एनवायरनमेंट की तरफ लेके आएँ। दे शुड गिव द पीपल्स टाइम टू थिंक, टू रीज़न, टू एनालाइज़, वही बात कि आप उनको टाइम दें इन सब चीज़ों करने के लिए। और ये दोबारा से वही सारी चीज़ें बताई गई हैं, बी नेचुरल, बी केयरफुल, जो हम प्रेजेंटेशन के वो चीज़ें पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। तो आप पढ़ लीजिएगा, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको बताई है। अवॉइड वर्बलिज्म, मेंटेन द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास, और वो आपको ये बताया गया है। सो दैट्स ऑल अबाउट लेसन प्लानिंग। आई होप कि आपको आ गया होगा समझ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।